खेतों की जो उर्वरा शक्ति है, जो उपजाऊपन है, उसके कम होने के क्या कारण हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे खेतों की जो उपजाऊ क्षमता है, फसलों की जो वृद्धि हो रही है, उपज हो रही है, वो उतनी अच्छी हमें नहीं मिलती और इसका कारण यह है कि हमारे खेतों का जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है, वो लगातार कम हो रहा है। आज मैं इन्हीं कारणों पे चर्चा करूँगा कि वो ऐसे कौन से कारण हैं जिससे लगातार हमारे खेतों की उपजाऊ क्षमता में कमी आ रही है। देखिए, जो खेतों की जो उपजाऊ क्षमता है, उर्वरा शक्ति है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें पोषक तत्व कितने हैं जो पौधों के लिए ज़रूरी हैं और पोषक तत्वों के साथ-साथ उसमें जैविक पदार्थों की मात्रा कितनी है, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर हम मोटे तौर पे देखें, तो उपजाऊ क्षमता 3-4 कारकों से निर्धारित होती है। नंबर 1, उसमें कुल और उपलब्ध पोषक तत्व कितने हैं। दूसरा, उसमें जैविक पदार्थों की मात्रा कितनी है। तीसरा, उसकी पीएच कितनी है और अगला कारण यह है कि उसमें अम्लता या क्षारता कितनी है। ये अगर एक संतुलन में होते हैं तो उपजाऊ क्षमता अच्छी होती है। तो अगर इनमें असंतुलन हो जाए तो सॉइल की फर्टिलिटी में कमी आती है। तो हमको फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को अच्छा रखें, जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा के रखें। पीएच जो है उसकी हम 6.5 से 7.5 के बीच में रखें। उसकी अम्लता ना बढ़ने दें, ना उसकी क्षारता बढ़ने दें, तो उर्वरता अच्छी बनी रहती है। जब भी इनमें कभी असंतुलन होता है, पोषक तत्व बह के खेत से बाहर चले जाएँ या किसी कारण से कम हो जाए, तो उर्वरा शक्ति में कमी आती है। जो सबसे पहला कारण है वो यही है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। मृदा अपरदन में हम सभी जानते हैं कि मिट्टी हमारी बह के चली जाती है, खास तौर से बारिश के पानी के साथ। जब ये मिट्टी पानी के साथ बहती है तो इसके अंदर जितने भी जैविक पदार्थ हैं वो भी बह जाते हैं। जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, जिंक है, जो भी पोषक तत्व हैं सारे के सारे बह जाते हैं। तो जब जैविक पदार्थ खेत से बाहर निकल जाएगा, पोषक तत्व बाहर निकल जाएंगे, मिट्टी खेत से बाहर निकल जाएगी, तो उपजाऊ क्षमता अपने आप कम हो जाएगी। और इस बात को हम ध्यान नहीं देते। बारिश के दिनों में जब खेत से पानी निकलता है तो बहुत सारी मिट्टी अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो आपका यही प्रयास होना चाहिए कि हम मृदा अपरदन को रोकें, खेत के चारों तरफ मजबूत बंड बनाएं, मेड़ बनाएं, ताकि जो पानी निकले एक निश्चित दर से निकले और मिट्टी जो है खेत के अंदर ही रहे, केवल पानी बाहर जाए। अगर हम मृदा अपरदन को रोक लेंगे तो हमने जो पोषक तत्व डाले हैं या जो जैविक पदार्थ मिलाए हैं वो हमारे खेत के अंदर ही रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा कारण होता है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। तो आप अपने खेतों में मृदा अपरदन को रोकिए, भूमि के ऊपर सॉइल कवर बना के रखिए, वेजिटेटिव कवर बना के रखिए, चारों तरफ मेड़ बनाइए ताकि मिट्टी कम से कम खेत से बाहर जाए। जितना ज्यादा अपर्दन होगा आपकी उपजाऊ क्षमता खेत की कम होती जाएगी। एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसपे अधिकांश लोग ध्यान नहीं देते हैं। और जो भी हम खाद डालेंगे या जो भी हम गोबर की खाद डालेंगे, कंपोस्ट डालेंगे, वो सब की सब पानी के साथ बह के चली जाएगी और हमको कोई फायदा नहीं मिलता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो जैविक पदार्थ हैं खेत के अंदर लगातार कम होते हैं। हम उसको या तो बहुत कम डालते हैं या हम डालते ही नहीं है। सारा का सारा प्रयोग हम जो कर रहे हैं रासायनिक खादों का कर रहे हैं। तो अगर हम रासायनिक खादों के साथ जैविक खादों का भी प्रयोग करें तो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। तो अब जैविक पदार्थों के लिए आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट जो होती है जिसे हम केंचुआ वाली खाद कहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास पोल्ट्री मैन्योर है, पोल्ट्री वाली खाद है, आप उसको डाल सकते हैं। हरी खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, जैविक उर्वरक आते हैं, उनका आप प्रयोग कीजिए। फसल के जो अवशेष बचते हैं वो आप खेतों में मिलाइए। कुल मिलाकर के आपको अपने खेत के अंदर जैविक पदार्थों को बढ़ाना होगा। बिना जैविक खादों को बढ़ाए, जीवांश की पदार्थों की मात्रा बिना बढ़ाए उर्वरता नहीं बढ़ सकती। उर्वरता का जो एक बहुत बड़ा जो कारण है वो यही है जैविक पदार्थ। तो आप अपने खेतों में जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करें। अगर गोबर की खाद नहीं मिल पाती है तो हरी खाद एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप ढैंचे की हरी खाद को ले सकते हैं या दूसरी दलहनी फसलों की हरी खाद को जरूर लें ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तीसरा कारण जो है वो है अत्यधिक जुताई करना, एक्सेसिव टिलेज जिसको हम कहते हैं। आप बहुत ज्यादा हैरो कर देते हैं या रोटावेटर कर देते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी महीन हो जाती है, बारीक हो जाती है, उसके कण दूर दूर हो जाते हैं।
तो जब कण दूर दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, हवा के साथ वो मिट्टी बह के चली जाएगी, या जब बारिश होगी तो पानी के साथ ये मिट्टी बहुत जल्दी घुल जाएगी, क्योंकि उसके कण दूर दूर हैं। तो कण आपस में बंध नहीं पाते, कणों की आपस के बंधने की शक्ति खत्म हो जाती है, टूट जाती है, कण दूर दूर रहते हैं, छितरे हुए रहते हैं। तो जैसे ही बारिश होगी वो पानी में घुल जाएंगे और वो खेत से बाहर चले जाएंगे। तो आपको अपने खेत में केवल उतनी ही जुताई करनी चाहिए जितनी की फसल को आवश्यकता है। बहुत ज्यादा जुताई करने से आपकी मिट्टी कमजोर पड़ जाती है, मिट्टी के कण दूर दूर हो जाएंगे और मृदा अपरदन बढ़ता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मृदा अपरदन से कितनी बड़ी हानि होती है। तो आप जो बार बार टिलेज कर रहे हैं, बार बार जो हैरो कर रहे हैं, बार बार रोटावेटर जो खेत में चला रहे हैं, उससे मृदा अपरदन बढ़ता है और इसी कारण से हमारे खेत से सारा का सारा पोषक पदार्थ और जैवांश पदार्थ खेत से बाहर चला जाता है। अगला कारण यह है कि हम इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम कर रहे हैं, सघन फसल चक्र ले रहे हैं, 3 फसल ले रहे हैं, 4 फसल भी ले रहे हैं, एक के बाद दूसरी फसल तुरंत बो दे रहे हैं, फिर तीसरी फसल बो दे रहे हैं, यहाँ तक कि चौथी फसल भी लेने का प्रयास करते हैं। खेत को हम बिल्कुल खाली नहीं छोड़ते, कुछ समय नहीं मिलता, खेत को रेस्टिंग पीरियड नहीं मिलता, ताकि उसकी जो प्राकृतिक रूप से जो उर्वर क्षमता है वो बढ़ सके। देखिए, मिट्टी के अंदर भी प्राकृतिक रूप से बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके अंदर भी वेदरिंग प्रोसेस होता है, मिट्टी भी अपने कणों से पोषक तत्वों को देती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो मिट्टी को, हमारे खेत को खाली समय चाहिए होता है ताकि वो अपनी शक्ति को वापस ले सके। बहुत सारे केमिकल, बायोकेमिकल, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है, एक रेस्टिंग पीरियड होना बहुत जरूरी है, एक मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें जैवांश पदार्थों से या दूसरे चीजों से मिनरल्स निकलते हैं, उसके लिए समय चाहिए होता है। तो हम ऐसा नहीं करते, खेत को बिल्कुल भी ऐसा नहीं छोड़ते कि 1 या 1.5 या 2 महीने के लिए हम उसमें कोई फसल ना लें। तो इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम से हम लगातार मिट्टी से हम फसलें ले रहे हैं और उतना हम पोषक तत्व डाल नहीं रहे हैं। तो खेतों से एक तो पोषक तत्व जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं वो नहीं बन पा रहे, दूसरा जो पहले से थे वो, बहुत सारी फसल हम ले रहे हैं तो पोषक तत्वों को अवशोषण कर ले रही हैं, तो हमारे खेत से वो निकल जा रहे हैं बाहर फसलों के माध्यम से, और फसल में हम उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे। तो एक ये दोहरी मार होती है मिट्टी के ऊपर कि एक तो उसको समय नहीं मिला अपनी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, दूसरा हमने बहुत सारी फसल ली तो अवशोषण भी बहुत ज्यादा हो गया फसल से और उतना हमने दिया नहीं। तो इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम को हमको नहीं करना चाहिए, खेत को भी समय देना चाहिए ताकि वो अपनी उर्वरा शक्ति, उपजाऊ क्षमता को बना के रख सके। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे हमारे खेतों की उपजाऊ क्षमता लगातार कम हो रही है। फिर मृदा में कितनी अम्लता है या लवणता है, क्षारीयता है, ये भी निर्भर करता है। कुछ देखिए, मृदा में जो अम्लता होती है प्राकृतिक रूप से होती है, लवणता भी प्राकृतिक रूप से होती है, लेकिन कुछ ऐसे हम कृषि कार्य कर देते हैं, ऐसी कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि लवणता बढ़ जाती है या अम्लता बढ़ती है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब भी अम्लता या लवणता बढ़ेगी तो फसल उत्पादन हमारा कम होगा, मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है कम हो जाएगी, क्योंकि अम्लीय होने पे कुछ पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और कुछ उपलब्ध नहीं होते हैं। इसी प्रकार से अगर लवणता बढ़ती है, सैलिनिटी बढ़ती है, तो कुछ पोषक तत्व तो उपलब्ध हो जाएंगे लेकिन बहुत सारे नहीं होंगे। जैसे अगर अम्लता बढ़ रही है तो जिंक पौधों को मिलेगा, आयरन मिल जाएगा, कॉपर मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं मिल पाएंगे। इसी प्रकार से अगर लवणता बढ़ रही है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम मिल जाएगा, लेकिन ये जिंक, आयरन, फास्फोरस, इस तरह के तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर अम्लता है तो हम उसका सुधार करें चूना डाल करके, अगर लवणता हो रही है तो हम निच्छालन करके उसको सुधार करें, या बहुत ज़्यादा लवणता है तो हम जिप्सम डाल करके उसका सुधार करें। तो हमको ये जो अम्लता का जो पता चलता है या लवणता का, हमको मिट्टी की हम पीएच की जांच कराएं और ईसी की जांच कराएं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे विद्युत चालकता कहते हैं, उसकी जांच कराएं। उससे हमें पता चलेगा कि ये हमारी सही है या नहीं है। तो कोई भी आप ऐसी प्रैक्टिस ना करें, जैसे खेत में लगातार पानी अगर भरा रहता है तो उससे लवणता बढ़ती है। तो अपने खेत से जल निकासी का अच्छा प्रबंध करें ताकि लवणता खेत के अंदर ना आए। बहुत सारे केमिकल्स अननेसेसरी हमको प्रयोग नहीं करने चाहिए, ये भी खेत के अंदर सैलिनिटी बढ़ाते हैं। जिन केमिकल्स की जरूरत है उतना ही प्रयोग करें, रासायनिक खाद उतनी ही डालें जितनी जरूरत है, बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करें, और रासायनिक खादों के साथ जैविक खादों का भी प्रयोग करें। तो ये ऐसे 5 बड़े कारण हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारी मृदा की उर्वरता क्षमता लगातार कम होती जाती है। तो अगर आप इन कारणों पर ध्यान देंगे, बचाव के उपाय करेंगे, तो मृदा उर्वरता जो है, फर्टिलिटी आपकी सॉइल की, खेत की बनी रहेगी, अच्छी रहेगी, जिससे फसल का उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा।
आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस कारण से मृदा की उर्वरता में कमी आ रही है, कौन से ऐसे कारण हैं और क्या हम बचाव कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए बनाई है और जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।